अब देखिए जो साबुन होता है वो भी एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक कौन सा कार्बनिक यौगिक है? अभी हमने आईयूपीएस से पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी पहचान क्या है? COOH। अच्छा, वहां ये बात नहीं आई थी, लेकिन हमने आईयूपीएससी में ये पढ़ा कि क्रियात्मक समूह या फिर वो ClBrIF ये उस पर जुड़ते हैं। तो वो कैसे जुड़ते हैं कि जैसे कोई एल्केन है, अब एल्केन क्या होगी? C4H10, ये 4 कार्बन वाली। अब इस एल्केन पे कोई भी जुड़ता है तो वो कोई भी जुड़ता है तो वो इसका हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन हट जाएगा, C4H9 हो जाएगा, और इसके साथ में जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये COOH जुड़ गया। ये हिसाब किताब आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ जुड़ती है वो हाइड्रोजन हटा के जुड़ती है, चाहे वो CHO, चाहे वो Cl हो, चाहे वो Br हो, या फिर I हो, कोई भी हो चाहे। तो मूल हाइड्रोकार्बन क्या है? मूल हाइड्रोकार्बन जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, तो उस पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है, तो वो क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो वो किस वजह से जुड़ता है? वो क्रियात्मक समूह जो है वो आपके H को हटा के जुड़ता है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आपको इनका भी फार्मूले का हिसाब किताब समझ में आ जाए कि COOH तो कंपलसरी है, इसके लिए ये CHO कंपलसरी है, Cl कंपलसरी है, क्लोरो के लिए ये कंपलसरी है, लेकिन इसका क्या फार्मूला होगा कि ये एक इस पे जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। हाँ, कम किस में से भी हो सकता है? एल्केन में से हो सकता है, एल्कीन में से भी हो सकता है और एल्काइन में से भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें पता है कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या चीज है। तो ध्यान रखना, जो साबुन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैटेगरीज है, कुछ इनके अलग अलग नाम हैं। उस कैटेगरी में एक कैटेगरी है वो है वसा अम्ल। आप ये शायद लिख लें, ये मेरे ख्याल से गाइड में नहीं होगा, वसा अम्ल लिख लें, वसा अम्ल कॉपी के अंदर। साबुन का टॉपिक डाल लें क्योंकि बाकी तो आपको गाइड से ही पढ़नी है पूरी डिटेल तो, लेकिन कुछ चीज़ें मान लो गाइड में मुझे नज़र नहीं आई, हो सकता है कि हो, लेकिन नज़र नहीं आई तो साथ में लिखा देता हूं मैं। वसा अम्ल, वसा अम्ल लिखिए 12 कार्बन, 12 या 12 से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, 12 या 12 से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। बारह या 12 से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो वसा अम्ल क्या होंगे? वसा अम्ल होंगे 12 या 12 से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे, यानी कि इन वसा अम्लों में क्या होगा? COOH होगा। अब वैसे तो खूब होता है वसा अम्ल, लेकिन कुछ मशहूर है जिनसे ये साबुन बनता है। उसमें सबसे पहला है पामीटिक अम्ल।
अब ये देखिए ये पामिटिक अम्ल है। वैसे तो देखिए आपसे फार्मूला नहीं पूछा जाएगा इसका, जहाँ तक संभावना है ये 10th लेवल की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये पामिटिक अम्ल जो है, ये हालांकि गाइड में दिया हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये पामिटिक अम्ल है, ये 15 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है ना। पामिटिक अम्ल में क्या है, लिख लें आप, पामिटिक अम्ल इसका मतलब है इसमें 15 कार्बन वाला। अब मैंने क्या कहा, 12 से ज्यादा, तो 15 12 से ज्यादा होता है। अब पामिटिक अम्ल का फार्मूला लिखना है तो ये 15 वाला होता है। ये 15 बताने की आपको जरूरत है, क्यों? अब देखिए 15 कार्बन के एल्केन हमें लिखनी हो तो क्या होगी, C15, H कितने होंगे, 32 होंगे, लेकिन 32 होंगे, यहाँ पे हमें COOH जोड़ना है, एक कम कर देंगे तो C15, H31, COOH, ये होता है पामिटिक अम्ल जिससे साबुन बनती है। क्योंकि हमने कल एल्केन एल्कीन पढ़ रखा है, इस वजह से जो है यहाँ पर जो है उसका फायदा है। अगर हमें वो चीज पीछे वाली याद होती है तो हमें ये याद हो जाएगा। फिर एक दूसरा होता है जिससे साबुन बनता है, वो होता है स्टेरिक अम्ल। अब इसको कुछ स्टेरिक अम्ल भी बोलते हैं, स्टेरिक अम्ल भी बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं। ये स्टेरिक अम्ल के लिए आप देखिए से स्टेरिक अम्ल है और सेफ, और यहाँ 17 है, तो ये 17 कार्बन वाला है। तो अब यहाँ पे ये 17 कार्बन, C17, H कितने होने चाहिए, H होने चाहिए 17 का डबल 34 और 2 36 होना चाहिए, लेकिन 36 से एक कम 35। ये स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है। और तीसरा, ये मशहूर वसा अम्ल है जिससे साबुन आमतौर पे बनाया जाता है, एक है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल के लिए ध्यान रखना है कि ये एल्कीन से बनता है, मतलब एल्कीन जो होती है, अब एल्कीन है, ये भी 17 कार्बन वाला है, लेकिन इसमें फर्क क्या आएगा कि एल्कीन में क्या होता है, जैसे C17 है, लेकिन H कितने होंगे, डबल, एल्कीन में डबल होंगे 34, और 34 से एक कम कर देंगे तो ये H का फर्क होगा इसमें और इसमें। तो ये यहाँ ध्यान रखना कि भाई ये एक एल्कीन से बना हुआ होता है, एल्कीन नहीं है ये एल्कीन से बना हुआ है। अब है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब एल्कीन नहीं रही है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया तब। तो ये कुछ मशहूर एसिड हैं जिनको कहते हैं वसा अम्ल। ठीक है। चलिए अब बस ये हमें इनके बारे में जानना था कि ये साबुन किन वसा अम्लों से बनता है। वसा मतलब चिकनाई होती है। ये जो तेल घी होते हैं, ये तेल घी जो होते हैं, इन तेल घी के अंदर भी यही वाले एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। वसा अम्लों को इंग्लिश में कहते हैं फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड जो है ये इसको कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि साबुन क्या होता है। तो साबुन जो होते हैं वो, ये सब आपको गाइड में दिया हुआ है। तो वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार, और इस अम्ल और क्षार में हमने जो है, अब देखिए वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, वो उसको कहते हैं साबुन। और साबुन आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक कपड़े धोने का होता है और एक नहाने का होता है। तो जो नहाने के साबुन होते हैं, अब अभी पिछले टेस्टों में एक सवाल आया था कि एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल क्या होता है, वो भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 2 कार्बन वाला। कितने अम्लीय हाइड्रोजन है, तो हालांकि हाइड्रोजन तो इसमें 4 है। इन अम्लों में भी देखिए हाइड्रोजन खूब है, लेकिन कोई भी COOH होगा उसमें अम्लीय हाइड्रोजन एक ही होगा, यानी वो एक H+ देगा।
कई अम्ल H+ कितने देते हैं उतने उसके अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं। जैसे H2SO4 है, ये 2 अम्लीय हाइड्रोजन देता है, ये 2 H+ देगा। इसी तरह एक होता है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये 3 H देता है। तो इसी तरीके से COOH कोई भी हो, उसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन कितने होंगे, हमेशा एक ही होगा, चाहे कोई सा भी हो। और लवण कैसे बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई अम्ल का H हटता है और उसकी जगह क्षार का क्या जुड़ जाता है, क्षार का धातु परमाणु है वो जुड़ जाता है। ठीक है। और जितने भी साबुन होते हैं, पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि साबुन कैसे बनाया जाता है, कि कास्टिक सोडा है, आप घर में भी बना सकते हो। कास्टिक सोडे में गरम तेल जैसे ही मिलाते हैं, कास्टिक सोडा यानी कि ये NaOH होता है, इस NaOH में आप कोई भी एसिड मिलाओगे जिसमें COOH होगा तो इनका OH और H ये वाटर अलग कर देंगे और इस COOH के H के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा और Na जुड़ के ही वो साबुन बन गया। तो अब साबुन का फार्मूला क्या होगा, ये तीनों, अब आपको उन तीनों के फार्मूले याद होने चाहिए और उन तीनों के फार्मूला की जगह में से वो H हटा के अम्लीय और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, अगर Na जोड़ दिया तो Na जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, साबुन बन गया। और साबुन ये कौन सा है, ये कपड़े धोने का साबुन है। और कपड़े धोने के जो साबुन है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से इसको कठोर साबुन भी कहते हैं, हार्ड साबुन भी कहते हैं, हार्ड सोप भी कहते हैं। तो ये है कपड़े धोने का साबुन। उसके बाद में दूसरा जो है, अब अगर यही Na के बजाय आपने यहां पे KOH ले लिया, अगर यहां आपने KOH ले लिया तो रिएक्शन तो वही होगी। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें Na की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, K। तो अगर यहाँ K जुड़ा हुआ है, तो K जुड़ा हुआ है तो फिर ये जो है, ये यहाँ पे जो है ये क्या बन गया, ये नहाने का साबुन। और नहाने के साबुन जनरली क्या होते हैं, नहाने के साबुन मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको नरम साबुन भी कहते हैं, सॉफ्ट, ठीक है ना, मुलायम, ये मुलायम साबुन भी कहते हैं। तो ये 2 तरह के साबुन होते हैं, ये साबुन के फार्मूले हैं। साबुन का फार्मूला आपको पूछा जा सकता है, तो आप सब होते हैं, वसा अम्ल बहुत सारे होते हैं, 1 2 ही नहीं होते। मैंने तो कहा ये मशहूर है, ठीक है ना, ये तो मशहूर है, जो काम में ज्यादा लिए जाते हैं। आप चाहे घी का साबुन बनाओ, आपको महंगा साबुन से नहाने की अगर इच्छा हो रही है तो देसी घी का बनाओ, और वरना पाम ऑयल का भी बनाते हैं, वरना सस्ते से सस्ता तेल भी लाओ, बात वही है। तो वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ये 3 से लगा ज्यादा खर्चा नहीं लगाया जाता, ये 3 मशहूर है। बाकी फैटी एसिड खूब होते हैं अलग अलग तरह के, और आपको क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया उसको पहचानने का। आप COOH देखेंगे, इन तीनों का पूछे तो एक पर्टिकुलर फार्मूला है, और जनरली वो ये पूछ सकता है कपड़े धोने का साबुन कौन सा है, नहाने का साबुन कौन सा है, उसका सूत्र क्या है। तो सूत्र है तो जाहिर है नहाने का साबुन होगा तो यहाँ Na होगा, चाहे कुछ भी दिया हुआ हो। कपड़े धोने का साबुन है तो वहां क्या होगा, Na होगा, और नहाने का होगा तो क्या होगा, K होगा। दूसरी बात यह है कि साबुन वो कब होगा, जब वसा अम्ल का सोडियम लवण होगा। अब जैसे ये एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का अगर मैं यहां इसका H हटा के यहां Na जोड़ दूं तो ये साबुन होगा क्या, नहीं होगा। 12 या 12 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए तभी वो वसा। हर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण साबुन नहीं होता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक कैटेगरी है वसीय अम्ल, फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड क्या होते हैं, वो फैटी एसिड होते हैं 12 कार्बन से ज्यादा वाले, और मोस्टली
ये 12 से 18 कार्बन तक होते हैं, जो यूज भी किए जाते हैं वो 12 से 18 कार्बन वाले होते हैं, तो वो कोई विषय भी हो सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे साबुन होने के लिए कि 12 कार्बन से ज्यादा हो, ठीक है। फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो, आपको और ज्यादा क्वेश्चन को उलझा जाए, तो ये हिसाब किताब भी आपको आता है। अगर अब देखिए हमें जितना ज्यादा आता है उतनी हमारी गलती होने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे, वैसे 10वीं लेवल नहीं, पूरे 12वीं लेवल तक का हर क्वेश्चन आप हल कर लोगे अगर आपको ये चीज पता होगी तो, ठीक है। क्योंकि हम आईयूपीएस से पढ़ चुके हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होती है हमें पता ही है, तो फिर इन चीजों को भी हमें करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये साबुन है, 2 तरह के साबुन होते हैं। अब यहां पर जो साबुन होते हैं, इन साबुन को आपको पता है कि पानी से धोया जाता है। साबुन से मतलब यहां सर्फ भी हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये साबुन है और एक होता है अपमार्जक। अपमार्जक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। ये अलग अलग चीजें होती है बोलने में, हालांकि हम इसको साबुन ही बोलते हैं, लेकिन ये गलत है बात, ठीक है ना। साबुन नहीं होता अपमार्जक, डिटर्जेंट एक अलग चीज है। अब अपमार्जक क्या होते हैं, और अपमार्जक डिटर्जेंट नहाने का होता है क्या, सिर्फ कपड़े धोने का होता है, ठीक है ना। तो आप इसकी भी परिभाषा लिख लें अपमार्जक की। लिखिए उच्च सल्फोनिक अम्ल, उच्च यानी कि हायर, इसका मतलब हिंदी में हायर, उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण, उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। अब जैसे मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं, यही चीज C17H35 सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, SO3H होता है। सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, SO3H होता है। इसका सोडियम लवण, ये भी एक एसिड है, इसका सोडियम लवण क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। तो लिख लें उच्च सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अब यहां ध्यान रखना कि साबुन और अपमार्जक अलग अलग चीज है, ये इनका फर्क है। अब क्या फर्क है, अपमार्जक को क्यों बनाया गया, क्योंकि साबुन जो होता है, अब एक बात ध्यान रखना, एक पानी की कैटेगरी होती है। हम जो पानी है वो पानी को हम 2 तरीके से कहते हैं, मीठा पानी, और इस मीठे को वैसे मृदु बोलते हैं, मृदु जल। और एक हम कहते हैं खारा पानी, जिसको कहते हैं कठोर जल। तो ध्यान रखना भाई, ये पानी के क्लासिफिकेशन खारे और मीठे में किस प्रकार से कर रखे हैं, ये साबुन के आधार पे कर रखा है। पानी का क्लासिफिकेशन स्वाद के आधार पे नहीं कर रखा है। ऐसा साबुन, सॉरी ऐसा पानी, अरे ये वो खिड़की नहीं खुली है क्या, ऊपर खोल दे। तो ऐसा पानी जिसमें साबुन झाग देता है,
उसको तो कहते हैं मृदु जल, मीठा पानी। और ऐसा पानी जिसमें साबुन झाग नहीं देगा, साबुन घिस घिस के खत्म हो जाएगा लेकिन झाग नहीं देगा, वो होता है कठोर जल। तो ध्यान रखना भाई, इस पानी का डिवाइडेशन साबुन के आधार पे किया जाता है कि ऐसा पानी जिसमें साबुन झाग देता है वो मृदु जल होता है, जिसमें साबुन झाग नहीं देता वो कठोर जल होता है। तो अब ध्यान रखना है, इसीलिए डिटर्जेंट को बनाया गया क्योंकि डिटर्जेंट खारे पानी में भी झाग दे देता है। ये इसमें और इसमें फर्क है। साबुन और डिटर्जेंट का मोस्टली फर्क क्या है कि और भी कई विशेषताएं होती है डिटर्जेंट में, लेकिन जो सबसे बड़े रीजन था इसको बनाने का वो क्या था कि डिटर्जेंट खारे पानी में भी झाग देता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर फर्क है। और साबुन खारे पानी में झाग नहीं देता, लेकिन डिटर्जेंट ध्यान रखना अपमार्जक जो है वो जल को प्रदूषित करता है, इससे जल प्रदूषण होता है, इसके झाग खत्म नहीं होते हैं, आगे जाके पानी को प्रदूषित करते हैं। अरे ये सब है गाइड में, जो मुझे लगेगा कि नहीं है वो मैं लिखवा दूंगा, पहले समझने पे ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है। लिखे हुए तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लिखे हुए के शौकीन हो तो मैं यहाँ ढेर लगा दूंगा इसके किताबों के, अगर आपको पढ़ने के अगर हो तो। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत मटेरियल है हर जगह पर, नेट पे, उस पे। असली चीज बात को समझना है। तो अपमार्जक जो है वो खारे पानी में भी झाग देता है, एक ये फर्क है। दूसरा, साबुन जो है उसका जो विलयन है, साबुन का विलयन क्षारीय होता है। आप इसको घर जाके पढ़ेंगे, आपको कोई ऐसी बात लगे, एक दो बार इसको पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने का तरीका यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और हो सकता है ये इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना पड़े। वो देखेंगे, साथ में चला लेंगे, और आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज है, कोई एक दो लाइन है जो इसमें नहीं लिखी हुई है, फिर आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ समझते वक्त कॉन्सेंट्रेशन अपना भंग मत किया करो लिखने में। जो लिखना है, मुझे लग रहा है, जो मैंने देखी एक सरसरी निगाह से, उसमें जो मुझे नहीं नजर आ रहा वो मैं लिखवा रहा हूँ। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, सामने वीडियो को थोड़ा फास्ट चला लेना, और आपको लग रहा है 2-3 बार पहले पढ़ के गाइड को आपको लगे कि भाई ये चीज नहीं आई है, तो फिर आप उस चीज को लिख लेंगे। साबुन का विलयन होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय विलयन होता है वो हाथों को नुकसान पहुंचाता है, हाथ फट जाते हैं साबुन से। लंबे समय तक कोई साबुन का ज्यादा उपयोग करता है तो उसके हाथ क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। साबुन का विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है, तो इससे हाथ फटते नहीं है अपमार्जक से। ठीक है, ये मोस्टली फर्क है साबुन और अपमार्जक में। सबसे बड़ा फर्क ये है कि खारे पानी में भी झाग दे देता है वो, इसको बनाने की वजह यही थी अपमार्जक को। ठीक है, अब साबुन और अपमार्जक काम कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, साबुन और अपमार्जक किस चीज से बना हुआ है। साबुन और अपमार्जक जो है वो आपके किस चीज से बना हुआ है, वसा अम्ल से। वसा अम्ल यहां पर क्या चीज है, कहां से आए, तेल और घी में से आए। मोस्टली तेल से साबुन बनाते हैं, लेकिन आप घी से भी बना सकते हैं। आपको ज्यादा आपके पास पैसा है तो कोई मनाही नहीं है उसमें, देसी घी से भी आप साबुन बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर ये है कि एक तेल से आए, यानी साबुन का मेन अंश क्या है, तेल है। मैक्सिमम हिस्सा क्या है, तेल है। वो कास्टिक सोडा तो उसमें घुल जाएगा। तो ध्यान रखना, दो साबुन और पानी ये मिलकर क्या बनाते हैं, इमल्सन बनाते हैं। इमल्सन क्या चीज होती है, दो अमिश्रणीय द्रव, यानी ऐसे द्रव जो आपस में मिलते नहीं है। यानी तेल पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता, लेकिन आपने कोई जुगाड़ लगा के और तेल को पानी में घोल दिया, यानी कि तेल से आपने साबुन बना दिया, और वो साबुन कुछ हद तक पानी में क्या हो गया,
घुल गया। तो साबुन और जल का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? ऐसे दो लिक्विड जो आपस में जनरली मिलते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें साबुन मिल जाता है, अच्छे खासा घुल जाता है पानी के अंदर, तो ये इमल्सन बन गया। तो जो साबुन का जो घोल है वो इमल्सन होता है। ठीक है, अब इसका काम करने का क्या तरीका होता है? तो साबुन का जो काम करने का जो तरीका होता है, साबुन के दो पार्ट होते हैं। अब चाहे साबुन कह दो चाहे अपमार्जक कह दो, दोनों के लिए एक ही बात है भाई, कोई फर्क नहीं है यहां इनके काम करने के तरीके में। अब काम करने के तरीके में फर्क नहीं है। देखिए इसमें एक तो ये होता है हिस्सा कार्बन और हाइड्रोजन वाला, और ये तो हम इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, हमने आईयूपीएससी में पढ़ा है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 ऐसे करके 17 बार तक ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी ना तो आता है, पेपर में आता है, और फालतू कॉपी ज्यादा खराब होती है, इसलिए हम तो इकट्ठा करके ऐसे ही लिखते हैं इसको। तो देखिए कार्बन मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता, वो क्या करता है? साझा करता है। तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो साझा करता है इस वजह से इस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता, तो साबुन के दो पार्ट होते हैं, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता वो क्या होता है? साबुन का अध्रुवीय भाग होता है। कौन सा भाग होता है? अध्रुवीय भाग होता है। तो ये पार्ट है, चाहे साबुन है चाहे अपमार्जक है, ये साबुन है। ध्यान रखना दोनों के साफ करने का प्रोसेस क्या है, कपड़ों को धोने का प्रोसेस क्या है, दोनों का एक जैसे ही है, इसलिए हम एक साथ ही इसको पढ़ रहे हैं कि साबुन है, इसके अंदर भी ये अध्रुवीय भाग होता है। कौन सा? ये वाला। और अपमार्जक में भी ये अध्रुवीय भाग होता है। और आधा भाग इनका ध्रुवीय होता है। Na क्या है? धातु है। धातु पे क्या होता है? प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है। तो अगर Na पे प्लस है तो इससे ये जो COO जुड़ा हुआ है इस पे क्या होगा? माइनस। और यही बात यहां भी है, इसमें Na पे प्लस है तो इस SO3 पे क्या होगा? माइनस। तो प्लस और माइनस किसी भी चीज में होते हैं तो हम कहते हैं दो ध्रुव बन गए, विपरीत ध्रुव यानी पोल, एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। तो यहां पर ये जो हिस्सा है साबुन का या अपमार्जक का, ये ध्रुवीय कहलाता है, ध्रुवीय। और यहां पर जल क्या चीज है? जल ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? जल क्या है? वाटर क्या है? पानी क्या है? ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? ध्रुवीय है, क्योंकि पानी में भी क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है। और मैंने आपको बताया था जो ध्रुवीय चीज होती है वो ध्रुवीय में घुलती है और अध्रुवीय होती है वो। तो साबुन का आधा पार्ट ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय है तो इस पार्ट को, यानी साबुन हो या अपमार्जक हो, इस पार्ट को दोनों के, या दोनों की बात साथ में हो रही है, भी ध्यान रखना, इसको कहते हैं जल रागी भाग। यानी जो ध्रुवीय है उस ध्रुवीय को ही हम क्या कह देंगे? रागी। रागी से मतलब है प्रेम करने वाला, उस जैसा ही, यानी जल से प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। और ये हिस्सा जो होता है ये अध्रुवीय है। तो जो अध्रुवीय चीज है वो पानी में नहीं घुलती। जैसे अब ये जो ऑयल पेंट होता है, ये एनामल होता है, आपने देखा होगा, उसको तारपीन के तेल में, पहले मिट्टी के तेल में घोला जाता था। कारण क्या है? कि वो अध्रुवीय है, पानी में नहीं घुलता, इसलिए उसके लिए आपको अध्रुवीय लाना पड़ेगा पार्ट, यानी कि मिट्टी का तेल या फिर तारपीन का तेल। तो ये पानी से नहीं, पानी में नहीं घुलता, पानी से दूर भागता है।
तो ये क्या, ये जो हिस्सा है ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला, ये हिस्सा कहलाता है जल विरागी। ठीक है ना, जल विरागी यानी अध्रुवीय, यानी कि जल से आप समझ लें कि नफरत करने वाला, स्नेह नहीं करने वाला। तो ये साबुन के दो पार्ट होते हैं। अब साबुन की संरचना इस तरह से है कि इसका आधा हिस्सा पानी में घुलता है और आधा हिस्सा पानी में नहीं घुलता। अब हमारे जो कपड़े हैं उन कपड़ों पे मैल क्यों जमता है, गंदे क्यों होते हैं कपड़े? पहले जब धुले हुए होते हैं तो चमकदार होते हैं, और जब गंदे हो जाते हैं, यानी समय के साथ साथ जैसे से हमने 1-2 दिन पहनते हैं, चाहे हम कितना भी ध्यान क्यों ना रखें, फिर भी कुछ ना कुछ गंदे हो जाते हैं मतलब। तो इस कंडीशन में ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है वायु। हवा के अंदर धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जिनको आप देख भी सकते हो। कभी किसी छोटे से छेद से अगर लाइट आती है तो वो हवा के अंदर जो धूल के कण है वो आपको दिखाई देंगे, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारे शरीर की जो त्वचा है, उस त्वचा को, शरीर के अंदर सिस्टम है बहुत सारे ऑटोमेटिक, उसमें से एक सिस्टम ये भी है कि हमारी त्वचा से निरंतर तेल का उत्सर्जन होता है। और ये तेल का उत्सर्जन क्यों होता है? ताकि स्किन मुलायम बनी हुई रहे। किसी के जनरली नॉर्मली होता है, किसी किसी के ज्यादा होने लग जाती है तो फिर वो ऑयली स्किन उसको बोलते हैं, लेकिन स्किन में से सबके तेल निकलता है स्किन को मुलायम होने के लिए। और अगर किसी के मान लो उल्टा हो जाता है, कम तेल होता है, तो फिर उसकी त्वचा है वो खुरदरी सी हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है। तो यहां पर हमारे शरीर से तेल का उत्सर्जन होता है त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए। और ये तेल जाहिर सी बात है कपड़ों पे लगता रहता है, और कपड़ों पे लगता रहता है, और इस तेल से जो वायु में जो धूल के कण है वो इस तेल पे चिपकते रहते हैं। हालांकि वो तेल दिखाई नहीं देता है, ऐसे नहीं है कि जैसे जनरली तेल लग गया उसकी ड्रॉप, वैसा नहीं, बिल्कुल मामूली अमाउंट में। लेकिन शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें लगातार मूवमेंट होता रहता है, गति होती रहती है। और जैसे कि हमारी गर्दन है, गर्दन लगातार क्या होती रहती है? घूमती रहती है। तो गर्दन लगातार घूमती रहती है, इस वजह से यहां गर्दन में घर्षण होता रहता है बार बार। तो गर्दन कॉलर से टकराती है तो बार बार घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो घर्षण से चार्ज क्रिएट होता है, और चार्ज क्रिएट जब होता है तो ये जो हवा में धूल के कण है ना, वो वहां ज्यादा चिपकने लगते हैं। चिपकते तो सभी जगह पर है, लेकिन बाकी जगह पे तो जब चिपकता है जब तेल होता है, लेकिन यहाँ पे तो जरूर चिपकेंगे, तेल हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ये मूवमेंट होता है, घर्षण होता है। घर्षण की वजह से क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। आप देखें कि दो चीजों को रगड़ें और रगड़ के उसके रेत चिपक जाती है। आपने बिजली के तार देखे होंगे, तारों में आवेश होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज होता है तो वो तारों में बड़ी रेत लग जाती है, बाहर की साइड में बड़े गंदे से हो जाते हैं वो तार समय के साथ साथ। तो ये क्या होता है कि आवेश होता है ना, तो वो रेत कहां से आई? आप बिल्कुल रेत के पहुंचने के चांसेस भी नहीं हो, वहां भी रेत जम जाती है। तो वो रेत वहां से आई जहां से, क्योंकि हवा में है वो। तो इस कारण से जो है
जब घर्षण होता है तो यहाँ पे रेत चिपकती है और तेल भी निकलता है, तो वो तेल उस रेत को क्या कर देता है, अच्छी तरह से कपड़े के ऊपर फिट कर देता है। ये जो हिस्सा है ये हाथ में यहाँ भी मूवमेंट होता रहता है हमारे, बार बार हम ऐसे करते हैं तो यहाँ भी घर्षण होता है, तो ये हिस्सा भी गंदा होता है इस वजह से। जहाँ भी मूवमेंट होता है, मोस्टली ये दो हिस्से हैं, कॉलर और ये बाँव वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादा गंदगी होने का रीजन ये होता है कि यहाँ रेत चिपकती रहती है घर्षण के कारण और फिर तेल उसको जकड़ देता है। इसी चीज को मैल कहते हैं और इसी को ये साबुन क्या करता है, साफ करता है। अब कैसे साफ करता है, तो ये साबुन जो है साबुन के झाग बनाता है। साबुन जो है ये साबुन के क्या करता है, झाग बनाता है, और इस झाग को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। मिसेल में साबुन के झाग। और ये झाग कैसे बनता है, तो ये झाग देखिए, अब ये कपड़ा है, इस पे ये तेल की बूंद जमी हुई है, और तेल जो है वो क्या है, अध्रुवीय होता है, ध्यान रखना। तेल क्या होता है, अध्रुवीय होता है, और तेल एक लिक्विड भी है। और अध्रुवीय होती है चीज, वो किस में घुलती है, अध्रुवीय में घुलती है। तो साबुन का ये जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट इस तेल में घुल जाता है। मैंने आपको बताया था ना कल कि जो कोने होते हैं वो कार्बन की संख्या को बताते हैं। तो इस तरह यहाँ जितने भी कार्बन होते हैं, ये कार्बन की श्रृंखला है, ध्यान रखना। ये जितने कोने हैं ये कार्बन इस तेल में घुल जाते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है इसका COO और Na वाला, ये ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय नहीं है, तो ये तेल में नहीं घुलता। तो आधा साबुन वो जो कपड़ों पे मैल लगा हुआ है ना, जो तेल है जो, उसके अंदर घुल गया, और उसके अंदर घुल गया ना, तो ये जो कपड़ों के ऊपर जो झाग बन रहे हैं उसकी बात की जा रही है, ध्यान रखना, नॉर्मल झाग की नहीं बात की जा रही। तो ये इस तेल में घुल गए, ये एक झाग का बुलबुला है। ये बहुत सारे साबुन के अणु हैं, ध्यान रखना। ये तो मैंने इतने से ही बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस तेल में घुल गए। कपड़ों पे तेल लगा हुआ था, उस तेल में साबुन के आधे हिस्से, आप समझ लें कि साबुन की पूंछ है वो उसमें घुल गई, और साबुन कपड़े के चिपक गया। अब ये जो हिस्सा है ये नहीं घुला उसमें, ये सब के ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। अब आपने जब इस पे पानी गिराया, तो पानी गिराया तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये COO, ये सारे COO पानी में घुल गए। अब आधा हिस्सा तो किसमें घुल गया, कपड़ों पे लगे हुए मैल वाले तेल में, और आधा हिस्सा किसमें घुल गया, पानी में। इसको कहते हैं झाग। जो कपड़े पे झाग आते हैं वो ये होते हैं, जो थोड़े गंदे से हो जाते हैं झाग, वो। अब आप जब इस पर पानी बहाओगे और रगड़ोगे इसको, तो जाहिर सी बात है कि तेल तो कम मात्रा में है और पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में है। तो पानी में ज्यादा ताकत होगी तो पानी बहेगा। पानी बहेगा तो पानी के साथ ये COO- और Na+ भी बहेगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस तेल से, मतलब इस कार्बन की श्रृंखला से। ये कार्बन है, ध्यान रखना, ये कार्बन और हाइड्रोजन है ये। तो पानी बहेगा, COO भी बहेगा उसके साथ, और ये बहेगा तो इसको भी बहना पड़ेगा, और इसको बहना पड़ेगा। तो इस केस में फिर क्या होगा,
ये तेल की बूंद भी उसके साथ बहेगी और इस तरह कपड़ों में से तेल हट जाएगा। और जैसे ही तेल हटा, उस रेत को किसने, धूल के कणों को किसने रगड़ रखा था? तेल नहीं, जकड़ रखा था। जैसे तेल हटा, धूल के कण भी हट गए और कपड़ा साफ हो गया। तो यहां आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि साबुन हो या अपमार्जक हो, वो अपमार्जक होगा तो यहां क्या आ जाएगा? यहां SO3Na आ जाएगा। ये भी पानी में घुलनशील होता है। बस कुल मिला के इस सारी बात का सारांश इतना सा है कि साबुन और अपमार्जक क्लीनिंग कैसे करते हैं? मिसेल बना के करते हैं। बस ये मिसेल क्या होता है ये ध्यान रखना, इसको झाग कहते हैं। हालांकि साइंटिफिक भाषा में झाग और उसका अंदर अंतर होता है, लेकिन आप इस बात को याद रखने के लिए, समझने के लिए इस तरह से रख देना, ये साबुन और अपमार्जक होता है। ठीक है, तो ये साबुन का पार्ट है।